जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 7 दिसंबर 2023 के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत से जो आपके लिए करंट अफेयर तैयार किया गया है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया हमारा 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर 2023 को हमारा नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया गया, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सशस्त्र सेना का झंडा बल दिवस। इसमें क्या होगा? बल और हो जाएगा। सशस्त्र सेना का झंडा बल दिवस कब मनाया गया? तो ये भी हमारा 7 दिसंबर को मनाया गया। 7 दिसंबर 2023 को सशस्त्र सेना का झंडा बल दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का हमारा, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो इसके रूप में नियुक्त किया गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, 2023 के लिए तो हो गए लियोनेल मेसी। अब 2022 में एक पुरस्कार जीता था आरोन जज ने। ठीक है, 2022 में किसने जीता था? आरोन जज ने। और 2023 में कौन है? लियोनेल मेसी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारी मीरा चंद को। मीरा चंद को उनके उपन्यास के लिए सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2023 के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। उस सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो उस सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है जिनके नाम क्रमशः हैं, पहले पे है निर्मला सीतारमण जिनको 32वीं रैंक मिली है। दूसरे पर है रोशनी नादर मल्होत्रा जिनको 60वीं रैंक मिली है। तीसरे पर है सोमा मंडल जिनको 70वीं रैंक मिली है। और चौथे पे है किरण मजुमदार शॉ जिनको 76वीं रैंक मिली है। टोटल 4 भारतीय महिलाओं को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स ने शामिल किया है। ठीक है, जिनमें से पहले नंबर पर है, भारत की तरफ से पहले नंबर पर है। ऑल इंडिया में तो ये 32वीं रैंक है इनकी। ठीक है, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शाह, इन चारों को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन बनी है? तो ये बनी है हमारी डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति। ठीक है, डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक बनी है। ठीक है, इतना याद रखेंगे हम और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। ठीक है, S का मतलब स्टैंडर्ड, P का मतलब पुअर्स। वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत 2030 के अंत तक या 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, पेपर के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ICC रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे रवि बिश्नोई जो कि भारत के हैं। ठीक है, रवि बिश्नोई कहाँ के हैं? भारत के हैं। और ये ICC रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 5वां मधुमक्खी दिवस किस राज्य में मनाया गया?
ठीक है। तो 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया हमारा नागालैंड में। कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। ठीक है, इतना याद रखेंगे हम और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के गरबा नृत्य महोत्सव को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो एक गुजरात का है। गुजरात का जो गरबा नृत्य महोत्सव है ना, उसको अभी हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। पेपर में एक तो इस तरीके से प्रश्न आएगा आप लोगों के लिए, और पेपर में प्रश्न आने का दूसरा तरीका क्या होगा, गुजरात के किस महोत्सव को या गुजरात की किस कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तब आप लगाएंगे गरबा नृत्य महोत्सव को। ठीक है, गुजरात की गरबा नृत्य महोत्सव कला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किस संगठन ने मिलकर मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवर्तनशीलता में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर एक काम किया है। पेपर में एक तो इस तरीके से प्रश्न आएगा छपा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पेपर में दूसरा प्रश्न आने का तरीका ये है, पेपर में ऐसे पूछेगा, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मिलकर मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क और परिवर्तनशीलता में सुधार के लिए कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तब आप लगाएंगे 17 करोड़ 50 लाख डॉलर। ठीक है, 17 करोड़ 50 लाख डॉलर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को भारत में पहला स्थान मिला है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय को, यानी कि DU दिल्ली विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में भारत में पहला स्थान मिला है। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी को? दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो ये हमारा अभी हाल ही में बेंगलुरु में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए, 37वीं पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये प्रतियोगिता जीती है केन्या के केमेई इलियास कप्रोनो ने। किसने जीती है? केन्या के केमेई इलियास कप्रोनो ने 37वीं पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता जीती है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को BBC के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो ये है हमारे मीडिया एग्जीक्यूटिव डॉक्टर समीर शाह। ठीक है, BBC का इनको अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक देश के संविधान के बारे में किस प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है? ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। एक तो आपको स्क्रीन पे जैसा प्रश्न दिख रहा है बिल्कुल वैसा छप के मिलेगा पेपर में। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो इसका दूसरा टाइप ये हो जाएगा कि नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक में भारत के संविधान के बारे में चर्चा है। यह किस प्रधानमंत्री के भाषणों का संकलन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या फिर नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किस बात के ऊपर है? ठीक है, तब आप लगाएंगे देश के संविधान के बारे में। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, किस महान व्यक्ति की डेथ एनिवर्सरी को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर
महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इनकी जो डेथ एनिवर्सरी या पुण्यतिथि है उसको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अपनी 6 दिसंबर को पड़ती है। ठीक है, पेपर में प्रश्न आया महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लगाएंगे 6 दिसंबर। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, प्रणब माई फादर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। ठीक है, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब माई फादर नामक पुस्तक लिखी है। अब बढ़ेंगे हम आज के अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, किस देश में, वो कौन सा देश है? तो वो देश है जापान। जापान में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ पूरे करंट अफेयर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने कमेंट के थ्रू हमें अपने सुझाव भी दीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए बने रहिए। मिलते हैं कल हम नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।